भाई को ढूंढ रहा हूँ। अभी भाई की मेरी जो बॉडी है वो अभी मिली नहीं है। बाद अपनी गाड़ी छोड़ के हमें भागना पड़ा क्योंकि हमने आज तक कभी ऐसा ब्लास्ट देखा ना सुना। ये हुआ है यहाँ पर। एक और दर्दनाक खबर और दर्दनाक हादसा दिल्ली में हुआ है। ढूंढ रहा हूँ। अभी भाई की मेरी जो बॉडी है वो अभी मिली नहीं है। छोड़ के हमें भागना पड़ा क्योंकि हमने आज तक कभी ऐसा ब्लास्ट देखा ना सुना। 10 नवंबर की शाम दिल्ली में सब कुछ ठीक चल रहा था। वहाँ बहुत सारे लोग घूम रहे थे, बहुत सारे लोग शॉपिंग कर रहे थे और कई तो अपने परिवार के साथ गुरुद्वारे आए थे क्योंकि वहीं पर नज़दीक में एक गुरुद्वारा भी था। लेकिन उन सबको क्या पता था कि अभी 6:52 पर उन सबके साथ क्या होने वाला है। 10 नवंबर की शाम लाल किले के आगे माहौल पहले जैसा बिल्कुल नॉर्मल था। लोग हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, घूम रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक वहाँ पे एक वाइट रंग की i20 कार आकर रुकती है और फिर शुरू होती है उल्टी घड़ी। फिर थोड़ी देर बाद अचानक उस कार में इतना बड़ा ब्लास्ट होता है कि वहाँ से 400-500 मीटर तक की दूरी के सभी घरों के कांच टूट गए थे। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उस कार के पास जो लोग थे उनका क्या हुआ होगा। भाई इसमें तो फैमिली यार वो बैठा है यार। बोल अरे भगवान, ये देखो भाई जो सभी लोग उस कार के पास थे और कुछ लोग शॉपिंग कर रहे थे, उन सभी लोगों के हाथ, पैर, सिर, बॉडी के पार्ट्स लगभग हवा में 100 मीटर तक उछले और वहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि तुरंत 12 लोगों की डेथ हो गई और 22 लोग बहुत बुरी तरह घायल हो गए। और इसके जस्ट 15 मिनट बाद वहाँ पर पुलिस आती है और देखती है कि कुछ लोग जो जल रहे हैं वो अपने आप को बचाने के लिए भाग रहे हैं और जिन कुछ लोगों के हाथ पैर नहीं रहे वो बहुत तेज चिल्ला रहे हैं और कुछ लोग तो वहाँ मरे पड़े हैं, वो भी इस हालत में कि उनको पहचानना तो बहुत मुश्किल है। और कुछ लोगों की तो वहाँ प्रॉपर बॉडी भी नहीं है। ये बताया जा रहा है कि ये i20 कार एक उमर मोहम्मद नाम के व्यक्ति की है जो उन लोगों के साथ काम कर रहा था जो अभी फ़िलहाल एक केस के दौरान, एक रेड के दौरान फरीदाबाद से अरेस्ट हुए थे बहुत सारे एक्सप्लोजिव मटेरियल्स और बहुत सारी वेपन्स के साथ। उस गाड़ी का नंबर हरियाणा का था और वो फरीदाबाद में रजिस्टर्ड थी। और मैं आपको बता दूं कि ये जो अभी दिल्ली में कार ब्लास्ट हुई है, ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि ये ब्लास्ट अमोनियम नाइट्रेट की वजह से हुआ है, ना कि CNG सिलेंडर फटने की वजह से। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम एक बात कनेक्ट करके देखें तो ये जो कुछ डॉक्टर्स अभी फरीदाबाद से अरेस्ट हुए थे एक रेड के दौरान, उन सभी डॉक्टर्स के पास लगभग 2600 किलो अमोनियम नाइट्रेट था और बहुत सारी वेपन्स थी। तो क्या ये ब्लास्ट भी उन्हीं का एक प्लान था या फिर अभी भारत में किस किस जगह पे ब्लास्ट होना बाकी है। और एक और बात ये सामने आई कि ये जो i20 कार है ये कई बार बेची जा चुकी है और इसका जो सबसे फर्स्ट ऑनर था उसने ये जब कार किसी को बेची थी वो उसने किसी को पुलवामा में बेची थी। ये सारी चीज़ें एक चीज़ साफ कर रही हैं कि ये बहुत दिनों की सोची हुई और समझी हुई और बहुत खतरनाक प्लानिंग है। और जब ब्लास्ट के तुरंत बाद वहाँ पर फॉरेंसिक्स गई टेस्टिंग के लिए तो उन्हें IED शार्पर के टुकड़े, बॉल बियरिंग के टुकड़े ये सब नहीं मिले जो कि एक नॉर्मल ब्लास्ट के बाद मिलते हैं। अब इससे एक चीज़ उन्होंने बताई कि ये नॉर्मल ब्लास्ट नहीं था, ये होम मेड एक्सप्लोजिव जिसको हम HME कहते हैं उससे ब्लास्ट करवाया गया। यानी ये जो बम बनाया था ये घर पर ही बनाया गया है। इसका सीधा साधा मतलब जा रहा है कि क्या अभी भी पुलवामा से बड़ा अटैक प्लान किया जा रहा है। और अगर आप दूसरी तरफ देखो तो पुलवामा में सिर्फ 80 kg RDX यूज़ हुआ था जिसकी वजह से इतना बड़ा धमाका हो गया था। अब आप इमेजिन करो कि जब 360 किलो RDX पुलिस ने बरामद किया तो दिल्ली की क्या हालत होने वाली थी।
और यहाँ से मिल जाता है पब्लिक को बातें करने का एक नया टॉपिक, जिसमें पब्लिक बोलती है कि ये जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ है ये पीएम मोदी ने करवाया है, क्योंकि बिहार में इलेक्शन है। ये पीएम मोदी ने इसीलिए करवाया क्योंकि बिहार के अंदर अभी इलेक्शन चल रहे हैं। और कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि ये जो राहुल गांधी ने अभी वोट चोरी का एलिगेशन लगाया है, इसकी वजह से पीएम मोदी ने ये अटैक करवा दिया। लेकिन अगर आप एक चीज़ सोचो तो इस अटैक में ज़्यादातर हिंदू मरे हैं, तो पीएम मोदी अपने ही वोट क्यों कम करेगा। और बात रही एलिगेशन वाली, तो बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या एलिगेशन लगाता है। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि बिहार में इलेक्शन था 11 नवंबर को और ये ब्लास्ट हुआ 10 नवंबर की शाम 6:30 से 7 बजे के बीच। तो अब इन 4-5 घंटों में क्या ही फ़र्क पड़ गया होगा। और वहीं पे जो लोग प्रेजेंट थे, जो लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे, उन्होंने वीडियो बनाते हुए उस ब्लास्ट की बोला कि ये गाड़ी शायद सीएनजी के सिलेंडर फटने की वजह से फट गई। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो गाड़ी फटी तो एचएमई की वजह से, जो कि एक होम मेड एक्सप्लोसिव है। यहाँ पर देख सकते हैं अरे नहीं, सिलेंडर फटी है। सिलेंडर फटी है गाड़ी, देख सकते हैं। और रोहन कितना लीजिए भैया, 12-13 गाड़ियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं। ब्लास्ट हुआ है इसमें, आईडी ब्लास्ट है या फिर वो होगा। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो गुजरात से 3 डॉक्टरों को अरेस्ट किया है, डॉक्टर अहमद, मोहम्मद सुहेल और डॉक्टर आज़ाद। जब इन तीनों को अरेस्ट किया तो इनके केस में ये पता चला कि ये बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे थे और रेसिन पॉइजन बना रहे थे, वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में। अब आप सब कहोगे कि ये रेसिन पॉइजन क्या है, तो रेसिन पॉइजन नॉर्मल पॉइजन के 50 गुना ज़्यादा खतरनाक पॉइजन है। नॉर्मल पॉइजन होते होंगे जिनका कलर पता चल जाता है, स्मेल पता चल जाता है, टेस्ट बदल जाता है, लेकिन रेसिन पॉइजन एक ऐसा पॉइजन है जिसे अगर आप किसी भी चीज़ में डालोगे तो ना ही इसकी स्मेल आएगी, ना ही इसका कुछ कलर चेंज होगा और ना ही टेस्ट में कोई चेंज आएगा। यानी आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप वो चीज़ खा रहे हो या जहर। इन तीनों की ये प्लानिंग थी कि ये पॉइजन बनाने के बाद ये जो गुरुद्वारों में लंगर होते हैं और मंदिरों में प्रसाद बंटता है, मंदिरों की रसोइयाँ चलती हैं, उन सब में मिलाया जा सके ताकि इसको खाने के बाद बहुत सारे लोग मारे जा सकें। और जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ रहा है और तहकीकात आगे बढ़ती जा रही है तो बहुत सारे नए खुलासे हो रहे हैं जिन्हें मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। इस वक्त ये 5 लोग बहुत ज़्यादा नज़रों में आ रहे हैं और ये जो चश्मे वाला है इसकी तो ये बताई जा रही है कि ये तो मर चुका है और इसी ने ब्लास्ट करवाया था। जब इन सब लोगों को अरेस्ट किया गया तो इन्होंने कुछ ऐसे राज बताए जो बहुत शॉकिंग और बहुत गंभीर हैं। जब सारे पुलिस वाले चौंक गए जब इन्होंने ये बताया कि ये धमाका ये दिल्ली में दिवाली के फेस्टिवल पर करने वाले थे, लेकिन एंड पॉइंट पर आकर इन्होंने प्लान को पोस्टपोन कर दिया। और एक और सबसे चौंकाने वाली बात इन्होंने ये बताई कि ये सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि राम मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर को भी अपना निशाना बनाने वाले थे। यानी इन बातों से ये पता चलता है कि इन सबके मन में जो राम मंदिर बनने पर जब आग लगी है वो आग अभी ठंडी नहीं हुई है। मतलब पूरे इंडिया में कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये सभी लोग दिल्ली में जगह जगह ब्लास्ट करते और गुजरात में केमिकल अटैक करते और अगर कहीं ये राम मंदिर और काशी विश्वनाथ टेम्पल के प्लान में सक्सेसफुल हो जाते तो पूरे भारत में अफरा तफरी मच जाती। इसका मतलब कि ये पूरे इंडिया को जलाने निकले थे। और अगली एक न्यूज़ ये बताई जा रही है कि ये जो कार का ओनर है, जो ये कार ब्लास्ट हुई है, इसी ओनर ने 2 कार और खरीदी हैं। वो अभी भी दिल्ली में कहीं घूम रही हैं। तो क्या दिल्ली पर अभी भी खतरा मंडरा रहा है? क्योंकि अभी तक वो 2 कार मिली नहीं है। रिसर्च में ये भी पता चला कि ये चांदनी चौक से पहले कनॉट प्लेस गए थे, राजीव विहार गए थे, चांदनी चौक गए थे। मतलब ये आतंकवादी सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका ढूंढ रहे थे जहाँ पर ये ब्लास्ट करवा सकें और अपने प्लान में सक्सेसफुल हो सकें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मार सकें। इन 5 लोगों का ग्रुप सिर्फ इस ब्लास्ट से 37 डेज पहले ही बना है, वो भी एक शादी के दौरान। इन्होंने ये सारी जो प्लानिंग करी है वो सिर्फ 37 दिनों के अंदर करी है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट
किसी टॉपिक पर बात करते हुए, और भगवान उन सभी लोगों को इस समय से गुजरने की ताकत दे जिनके रिलेटिव्स, जिनके फैमिली वाले, जिनके भाई, जिनकी बहन उस हादसे के वक्त वहाँ थे।